हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई वेलकम यू ऑल इन सरित क्लासेस। देखिए, इससे पहले जो हमने पार्ट 1 किया था प्रेसिडेंट का, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा उनका प्रोसेस क्या है ओथ लेने का। दूसरा उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट उसके बाद डिस्कस किया था कि उनकी जो है फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो कौन देखता है उसको। उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या होती है प्रेसिडेंट की। उसके बाद इम्पीचमेंट यानी उनको रिमूव कैसे किया जाता है। तो लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो रिमूवल पे छोड़ा था, उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस पे। तो अभी उसी से कंटिन्यू आगे करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, जब मैंने प्रेसिडेंट आपको करवाया था उसमें रिमूवल में एक छोटा सा टॉपिक मतलब पॉइंट मिस हो गया था। वो ये कि जब मैंने आपको बताया था कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, दोनों हाउसेज के इलेक्टेड एमपीज, याद रखना है, राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ इलेक्टेड एमपीज, और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड एमएलएज, ठीक है। अगर बाई कैमरल है तो उनका जो असेंबली है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगी, नॉट काउंसिल, याद रखना आपको। और इवन जिस यूटी के अंदर लेजिस्लेचर है जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, याद रहेगा। अब देखिए, बात आती है जब इम्पीचमेंट होती है यानी कि उनको जब रिमूव किया जाता है। पार्ट 1 में मैंने इसको बता दिया था आपको, लेकिन एक पॉइंट मिस हो गया था, वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, रिमूवल जब करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस की तरह, तो इसमें आपको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ नॉमिनेटेड, लेकिन अब क्या है, इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। अब हम देखेंगे जब रिमूव कर रहे हैं तो इसमें जो वोटिंग होगी, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होंगे दोनों हाउसेस के, नॉमिनेटेड ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक है। और कौन से हाउसेस की बात कर रहा हूं मैं, जो पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड दोनों। लेकिन जब मैं देख रहा था इलेक्शन की बात तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड की बात हो रही थी। दूसरा, यहां पे अभी स्टेट जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा है उसका कोई रोल नहीं है, वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें। ना ही जैसे हमने देखा था यूटी, जिनके अंदर क्या है, लेजिस्लेचर है, वो भी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? यानी कि यहाँ पे सिर्फ हम ये पता होगा कि ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर है, सिर्फ वही वोटिंग करेंगे रिमूवल प्रोसेस में, जो कि इम्पीचमेंट के थ्रू होता है। चलिए, अब बात करते हैं हम प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, कि वो इतना उच्च गरिमा वाला पद क्यों माना जाता है हमारे देश में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सबसे नंबर 1 पे जो अगर कोई पोस्ट आती है इंडिया के अंदर तो वो आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सेकंड नंबर पे आपके आती है वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका वाइस प्रेसिडेंट का ही होगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इसमें हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि वो कौन कौन से काम है जो वो करते हैं। इसमें जब हम कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, तो कैटेगरी आपकी आएंगी कितनी, 5 या 6 कैटेगरी में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले उनके एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होंगे, लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होंगे, जुडिशियल फंक्शन क्या होंगे, उसके बाद डिप्लोमेटिक फंक्शंस क्या होंगे, उनके डिप्लोमेटिक जो पावर्स होती हैं। ये सारे हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है, फंक्शंस कह लो या उनकी इंपॉर्टेंट पावर्स। फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे मिलिट्री लेवल पे कि मिलिट्री की क्या पावर है इनके पास। एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशियल हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, और आपका मिलिट्री पावर हो गया। उसके बाद में और कौन सी पावर बचती है, चलो याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करना है, किसके अंदर हमें देखना है, प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर, कि उनको काम क्या करें। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो जब आपको पता है कि वो जो भी काम होता है इंडिया के अंदर वो सारे क्या होते हैं, बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए अगर कोई बिल बनता है, पार्लियामेंट में कोई बिल पेश हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए वहाँ पे जो बिल लेके आए हैं वो किसके नाम पे आता है। कभी आप देखना सबसे ऊपर जो हमारा ऐसा जो अशोक स्तंभ होता है उसके नीचे फिर लिखा होता है राष्ट्रपति, क्लियर, उनके नाम के ऊपर सारे बिल जो है पास होते हैं, लास्ट में उन्हीं के द्वारा साइन होते हैं। तो ये क्या है, इनका एक इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जिसमें वो अपना
सारा क्या करते हैं उनके नाम पे। हालांकि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के वो खुद जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं। कौन करता है उनकी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज़? वो करते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ किसके? प्राइम मिनिस्टर। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे तो ये भी करेंगे। हाँ, एक आपका इसमें आता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी का एक पूरा अलग से चैप्टर रहेगा, आपका लेक्चर रहेगा इमरजेंसी पावर। क्लियर? एग्जीक्यूटिव हो गया है, आपका लेजिस्लेटिव हो गया है, उसके बाद जुडिशियल हो गया है, डिप्लोमेटिक हो गया है, और मिलिट्री हो गया, और इमरजेंसी। एक रहता है फाइनेंशियल। ये सबसे मतलब क्रिटिकल रहता है हमारा फाइनेंशियल। ये 7 कैटेगरीज में हम जो है इनके फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखिए, मैंने आपको बताया सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जितने होते हैं वो सारे किन के नाम पे होते हैं? हमारे राष्ट्रपति के नाम पे, जो कि ऑल इंडिया के लेवल पे जब मैं बात कर रहा हूँ उसकी। बट स्टेट में किसके नाम पे होता है? वो गवर्नर के नाम पे। क्लियर? जब मान लो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है तो वो किसके नाम पे होते हैं? गवर्नर के। लेकिन वही जब बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की बात, देखिए दो तरीके के बिल इंडिया में आते हैं। एक तो होता है अंडर द स्टेट, जो राज्य होते हैं, और एक आता है यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड आया है यूनियन का। तो यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं कंट्री, पूरी कंट्री। अगर बिल आ रहा है इस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो यहाँ पे तो गवर्नर इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि गवर्नर के सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स होंगे वो गवर्नर के पे होंगे। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वाइस प्रेसिडेंट के बाद, तो गवर्नर का ही होगा। ठीक है? उसके बाद ऑल ओवर यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है प्रेसिडेंट। यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यहाँ पे इस लेवल पे होंगे वो सारे किसके नाम पे होंगे? वो होंगे आपके राष्ट्रपति के नाम पे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है, जितने भी अगर राष्ट्रपति चाहे, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसको इजी बनाने के लिए, उसकी ट्रांजेक्शन्स को इजी करने के लिए वो रूल्स बना सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये किसके अंदर आती है? हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर। दूसरा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कौन किसको अपॉइंट करते हैं? जितने भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर जो उनके बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको। क्लियर? ये भी किस में आता है? उनके एग्जीक्यूटिव के अंदर। दूसरा, वो CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, UPSC के मेंबर्स और उनके चेयरमैन स्टेट के अंदर तो गवर्नर करते हैं, बट यूनियन लेवल पे कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी आपके वो है मेंबर हैं, उनके चेयरमैन हैं, वो उसको कौन डिसाइड करता है? आपका डिसाइड नहीं, इलेक्ट कौन करता है? नॉमिनेट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये भी किसमें आता है? उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर आता है। उसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो गया, ये भी इसको कौन अपॉइंट करते हैं? अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चाहें तो प्रेसिडेंट, क्योंकि सारा एग्जीक्यूटिव काम जो उनके नाम पे होता है, तो वो जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट होती है उससे जब चाहे वो कोई भी जो है अपनी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं उनके एक्शंस के लिए। ठीक है? जो बिल पास किया है उनके रिलेटेड। और दूसरा, वो SC और ST कमीशंस के जो चेयरमैन हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस किसके तहत आते हैं? ये सारे फंक्शंस आते हैं उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। क्लियर? अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे लेजिस्लेटिव की बात। देखिए, लेजिस्लेटिव क्या होता है? कानून बनाने की। क्या आपने सुना है कि राष्ट्रपति कोई कानून बनाता है? सुना है आपने कभी? बताइए। आप कहोगे सर हमने तो नहीं सुना, क्योंकि पार्लियामेंट बनाती है या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर वो बनाते हैं। तो आपको अगर याद हो, जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं। अभी चलो मैं बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, टाइम बिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं बता के आ रहा हूँ। जो पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले आता है हमारा उसमें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। उसके बाद में आता है काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि मैं राज्यसभा बोल सकता हूं इसको सिंपल। और फिर आता है हमारा लोकसभा। तो इन 3 चीजों से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है? पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट आपको पता है इंटीग्रल पार्ट किसका है? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट क्या करती है? कानून बनाती है। तो अब आप कहोगे कि सर प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट में कभी बैठते नहीं है, लेकिन अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो, हालांकि इसको डिटेल में करेंगे जब हम इसको संसद वाला जो चैप्टर है पार्लियामेंट वाला उसमें करेंगे। जो प्रेसिडेंट है दोनों हाउसेस को समन भेजता है, बुलावा भेजता है कि आओ बैठे, ज्वाइंट सीटिंग करवाता है उनकी। तो ये सारे क्या है? प्रेसिडेंट की तो काम है। तो प्रेसिडेंट इस टाइम क्या कर रहा है?
उनसे लेजिस्लेटिव का काम तो करवा रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैसे करता है वो देखते हैं अभी हम। सबसे पहले वो जब मान लो कोई सेशन जो है, पहला सेशन जो है, मान लो अभी 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जो फर्स्ट सेशन बैठा था गवर्नमेंट का पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको जो सम्मन भेजते हैं वो कौन भेजता है? प्रेसिडेंट खुद भेजते हैं। अच्छा, उसके बाद जब भी हर साल का जो पहला सेशन होता है उस टाइम भी जो सम्मन है वो कौन भेजता है? प्रेसिडेंट भेजता है। तो ये क्या उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आती है। दूसरा, जब हाउस सेशन में नहीं है वो उसको प्रोरोग करते हैं, यानी कि उस टाइम को खत्म कर देते हैं, तो उस सेशन को खत्म करते हैं, तो वो भी क्या उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। क्या है? ऑर्डिनेंस, जिसको हम बोलते हैं अध्यादेश हिंदी में, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 123 अनुच्छेद के तहत ही है उनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिली है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है, जब मान लीजिए दोनों हाउसेस जो है या तो वो सेशन में नहीं है या उनमें से कोई एक हाउस है, जैसे लोकसभा, आपको पता है राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, वो सेशन में रहे या ना रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन लोकसभा जैसे है, अभी मान लो अभी सेशन में नहीं है, अभी मानसून सेशन स्टार्ट होगा, फिर विंटर सेशन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? आपका बजट सेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है 3 सेशन होते हैं आपके, तो इनमें से मान लो कोई भी 3 सेशन जो पूरे हो चुके और जो लोकसभा है अब सेशन में है, तो क्या करेंगे? कोई इमरजेंसी आ गई, कानून नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के, तो वो क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस बनाएंगे। और ऑर्डिनेंस का वही प्रभाव होता है, वही इफेक्ट होता है जो कि संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया जाता है वही। लेकिन आपको याद रखना है जो ऑर्डिनेंस वो बनाते हैं वो सिर्फ और उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की, ठीक है। जो प्रेसिडेंट अध्यादेश बनाते हैं, जारी करते हैं, वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। उसके बाद जब वो 6 महीने पूरे हो जाते हैं, तो जब मान लो नेक्स्ट सेशन में जब भी हाउस मीट करेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों आपस में, तो मान लीजिए राज्यसभा तो आपकी ऑलरेडी काम कर रही थी, लेकिन लोकसभा जो है मान लो जिस भी डेट को वो बैठी, लेट से आज 26 जून है, तो वो 26 जून को ही जो है अपना काम करने के लिए बैठी है। तो देखिए अब लोकसभा जो है 26 जून को बैठी, लेकिन राज्यसभा उससे पहले हुई। तो अब जो हम देखेंगे ये जो अध्यादेश है, अगर इसके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया गया पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, तो वो जो है आपका 6 वीक्स तक रहेगा, उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो अध्यादेश है जो प्रेसिडेंट ने पास किया था वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मान लीजिए ये 26 जून को बैठी है, ठीक है। अब वो 6 हफ्ते कब से काउंट करोगे आप? 6 हफ्ते काउंट करोगे 26 जून से, जो लास्ट हाउस जो बैठा सबसे लास्ट में उस डेट से। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम लाइफ जो है एक अध्यादेश की, ऑर्डिनेंस की, वो होती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। ये है मैक्सिमम लाइफ एक अध्यादेश जो रह सकता है 6 महीने 6 हफ्ते तक। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वैसे लाइफ कितनी होती है एक ऑर्डिनेंस की, वो होती है आपकी ओनली 6 मंथ्स। आपको क्वेश्चन में देखना पूछा क्या गया है, मैक्सिमम पूछा तो ये वाला आंसर रहेगा 6 मंथ्स 6 वीक्स। अगर पूछा व्हाट इज द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश की जो अवधि कितनी होती है, वो आप बोलोगे 6 महीने की होती है, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इसलिए दोनों चक्षुओं को खोल के रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तो हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की। उसके बाद और क्या है वो भी अभी एक बार डिस्कस कर रहे थे। मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे अगर कुछ समझाना पड़े तो आपको समझा पाऊँ आराम से। चलिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने कर लिया। अब देखिए उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंदर ही अगर मान लीजिए कोई हाउस है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकता है। क्लियर कि आपका देखिए ये जो बिल है इतने टाइम से पेंडिंग है, आप इस पर कुछ विचार विमर्श कीजिए। तो ये जो होगा, जो मैसेज भेज रहे हैं, ये भी किसके अंदर आएगा? उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर। दूसरा, वो जॉइंट सिटिंग बैठा सकते हैं, तो ये भी किस में आएगा? लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर आएगा। दूसरा, वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। क्लियर? किस में? राज्यसभा में। तो ये भी किस में आएगा? उनके लेजिस्लेटिव। क्योंकि आपको पता है
जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कानून के तहत ही तो बनते हैं ना, कि भाई एक टेरिटोरियल लिमिट्स बनाई जाती हैं, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है कानून बनता है, इलेक्शन कमीशन उसको इलेक्शंस करवाता है। अब मान लो आपने डायरेक्ट 12 मेंबर राज्यसभा में आपने नॉमिनेट कर दिए, तो ये आपने एक तरीके से क्या करा, कानून जो है आपके हाथ में है और आपने 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया, तो ये भी क्या उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर आता है। उसके बाद जैसे आपका मान लीजिए कोई भी जो लोकसभा के अंदर स्पीकर, अभी नया नया हाउस बना है, जैसे 2019 के इलेक्शंस के बाद जब नई नई पार्लियामेंट बनी थी, हमारी 17वीं संसद जब बनी थी, तो उसके अंदर जो पुराने स्पीकर थे, ठीक है, अब नया स्पीकर चाहिए। अब स्पीकर के लिए ऐसा तो है नहीं कोई अलग से इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो उनके अंदर से कोई मेंबर होता है, ठीक है, तो उसको अपॉइंट जो है वो भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर मान लीजिए स्पीकर की एब्सेंस में स्पीकर नहीं है, तो किसी व्यक्ति को डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट करते हैं जो स्पीकर का काम देखते हैं, तो ये भी किसके अंदर आएगा, उनके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में, ठीक है। तो ये हमने 2 फंक्शंस कर लिए हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उनके देख लिए पावर, और लेजिस्लेटिव देख लिया। अब बात करते हैं हम जुडिशियल। देखिए जुडिशियल जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, देखिए जुडिशियल में आपको पता है न्याय देना। अब प्रेसिडेंट जो है न्याय कैसे देगा, ये आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो प्रेसिडेंट के पास ऐसी कौन सी पावर है जो हम उसको जुडिशियल के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सबसे पहले अंडर जुडिशियल पावर बता रहा हूं मैं, 3rd पॉइंट, ठीक है। तो जुडिशियल के अंदर आपको पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, ऑब्वियस हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो ये क्या हो गया इनकी न्यायिक शक्ति, पावर, ठीक है, जिसके तहत वो क्या करते हैं, अपने अपॉइंटमेंट करते हैं। इवन जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। क्लियर, एक तो ये पावर होगी। उसके बाद वो चाहें किसी व्यक्ति को अगर डेथ सेंटेंस या कोई भी मान लो लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है, ताउम्र कैद की सजा मिली है, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं। ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे जब हम उनके पार्डनिंग पावर पे आएंगे। क्लियर, अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो ये तो है कुछ उनकी जो हम किस में देखते हैं, जुडिशियल पावर्स के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो ये पावर्स हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे इनके ऊपर जो पावर इनको दी गई है ये सारी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पावर दी गई है अगर वो इसका मिसयूज करते हैं तो इसके ऊपर भी जो है जुडिशरी जो है वर्क कर सकती है। अब आता है डिप्लोमेटिक। देखिए डिप्लोमेटिक क्या होता है, इसमें होता है कि आप जैसे मान लो आप मान ली जहाँ जिस भी सिटी में रह रहे हैं, तो आपका जो घर है जहाँ पे, जिस कॉलोनी में है या जिस मान लो फ्लैट में, जिस एरिया में पड़ता है, जिस कम्युनिटी में है, तो आपके पड़ोस में कुछ ना कुछ लोग रहते होंगे, तो आपके उनके साथ जो रिलेशन है, तो मान लीजिए अब ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के पड़ोस में जो देश है इनके साथ हमारे कैसे रिलेशंस है, वो हम क्या बोलते हैं उनको डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं कि एक देश से दूसरे देश के जो रिलेशन उनको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे आपके। तो अब देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है, जितने भी आपके IFS ऑफिसर्स होते हैं फॉरेन सर्विसेज के, उनको अपॉइंट कौन करता है, क्लियर, वो किसके नीचे वर्क करते हैं, आपके प्रेसिडेंट के नीचे। दूसरा, किसी देश का डिप्लोमेट जो है इंडिया के अंदर आया, क्लियर, काम करने के लिए, तो उसकी अगुवाई, उसको जो वेलकम है कौन करता है, प्रेसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री के साथ जितनी भी ट्रीटी होती है, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ हमने कोई ट्रेड ट्रीटी किया है, चाइना के साथ हमने जो है कोई वहाँ पे उनके साथ बिजनेस करने की ट्रीटी की है, तो वो सारी जो है किसके नाम पे होती है, वो सारी होती है आपके प्रेसिडेंट के थ्रू, उनके नाम से। और उसके बाद जो भी ट्रीटी होती है वो सारी किसके बाद पास होती है, पार्लियामेंट से। ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट खुद पास नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट उनके जो नाम पे होती है, करती तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, लेकिन वो किसके नाम पे करती है, प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट जब उनके साइन कर देते हैं ट्रीटी पे, तो वो पार्लियामेंट से पास मानी जाती है। क्लियर, तो ये तो होगी डिप्लोमेटिक। अब बात करते हैं हम मिलिट्री, यानी कि सैन्य शक्ति। देखिए आपको पता है जो राष्ट्रपति है हमारे देश के, वो क्या है, सबसे पावरफुल पर्सन। कैसे, जितने भी हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, इनके जो मुखिया कौन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कमांडर इन चीफ, कौन होता है, ये प्रेसिडेंट। तो जितने भी हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके जो मुखिया होते हैं, जनरल, जैसे आर्मी में जनरल है, उसके बाद एयरफोर्स में आपके वो एयर मार्शल है, और नेवी में एडमिरल है, तो ये जो होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, दैट इज प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट जो है
ऐसा नहीं है। अभी एक चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो काम कर रहे हैं वो उनके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है वो भी बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस पे जो है ना क्वेश्चन बड़े आराम से घुमा के फिरा के पूछा जाएगा। कैसे? देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इनमें से कौन सी जो है राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर आती है, मानी जाएगी। डिस्क्रिशनरी होती है मन मर्जी, जो वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकें, मन मर्जी के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे वो अगर कोई भी अपॉइंटमेंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन, उनके मेंबर्स, सीएजी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसके बाद जैसे आर्मी के, एयरफोर्स, नेवी के जो कमांडर हैं, जो उनके टॉप सबसे टॉप वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी जो नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट के ऊपर जो साइन करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन उसमें अगर पूछा जाए क्या उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या उनका मन जिसको करे उसको बना सकते हैं, तो आंसर इज नो। यहाँ पे याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हेडेड बाय पीएम, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम जो कि हेड किसको करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इनकी एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट काम करते हैं। प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, एक्सेप्ट वन डिस्क्रिशनरी पावर है, वो है ये कि इन केस जब इलेक्शन हो जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर होता है और कोई भी पार्टी जो है बहुमत में नहीं है, ठीक है, मेजोरिटी में नहीं है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी भी एक पार्टी के जो लीडर है उसको वो इनवाइट करेगा सरकार बनाने के लिए, क्लियर, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, और वो उसको टाइम पीरियड दे देंगे, 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, वो उसके पावर, वो उन पर डिपेंड करती है कि इस डेट को जो है आपको प्रूव करना है अपने हाउस के अंदर, फ्लोर के ऊपर मेजॉरिटी, क्लियर। ये होती है उनकी सिर्फ एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो क्या है कि जब सदन के अंदर इलेक्शन हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट्री सेशन, जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हुए, किसी भी पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए एक पार्टी को जो है 10 वोट कम मिले, एक को ज़्यादा मिले, और एक पार्टी को जब बाकियों को थोड़े कम मिले, तो जिसको 10 ज़्यादा मिले या जिसको 10 कम मिले, वो अब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है, वो किसको इन्वाइट करते हैं, पीएम के लिए। तो वो जो है एक व्यक्ति को जो है बोलेंगे कि भाई आप जो है शपथ लीजिए पीएम की, और आप मुझे जो है इस डेट को अपना मेजोरिटी प्रूव कर देना फ्लोर पे, अगर करते हो तो जो है आप पीएम बन जाएंगे, और बाकी जो आप बोलेंगे उनको मैं आपका मिनिस्टर डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है, उनको शपथ दिलवा दूंगा। तो एक डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन ये जितनी मैंने आपको बताई, कमांडर इन चीफ, ये सारी, ये कोई भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो सारा किसके बिहाफ पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वही एडवाइस करते हैं, ठीक है, या उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और उसके बिहाफ पे वो अपना काम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था, उनको वो अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करने का मतलब ये है कि जो उनका लेटर होता है, अपॉइंटिंग लेटर, उस पर जो साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि मान लो मैं आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, तो उनका मन करा नहीं यार ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है, हेल्दी भी है और वो भी है, तो ऐसा नहीं कि उनका मन किया और मेरे को जो जनरल बना दिया, नहीं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है, उनका जो काउंसिल मिनिस्टर है उसकी चलेगी, वो सिर्फ साइन करेंगे। आपको ये याद रखना है। ये मेरे क्या हुआ, एकदम से ना माइंड में क्लिक हो गया कि चलो हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको ये याद रखना है कि उनकी जो है डिस्क्रिशनरी पावर जो है सिर्फ एक ही केस में, वो मैंने आपको बता दिया है कि जब इलेक्शन के बाद कोई भी जो है उनको बहुमत ना दिखे, पावर ना दिखे। चलिए इमरजेंसी पावर देखते हैं अभी, ठीक है। देखिए इमरजेंसी जो पावर है इसमें क्या है, आपको पता है देश के अंदर प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। ऐसे ही अब 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है, हालांकि ये हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी जस्ट इसको समझाने के लिए होता क्या है इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के पास। एक होता है अंडर आर्टिकल 352, एक होता है अंडर आर्टिकल 356 और एक होता है अंडर आर्टिकल 360, 352, 356, 360, यानी कि 4 के गैप पे, या ऐसे सिंपल याद रख लेना आप। देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। और इसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जिसको बोलते हैं। अब देखिए ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो है अपने इन आर्टिकल्स के यूज करते हुए, इनको मद्देनजर देखते हुए, वो देश के अंदर चाहे तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी देश के साथ वो फिर
अगर मान लो वॉर में है तो वॉर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर। अगेन याद रखना ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी कि उनकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे कि इमरजेंसी लगा दिया। यहाँ पे अगेन पीएम प्लस उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट तब इमरजेंसी लगाएंगे। ये जो है ना, ये याद रखना है आपको, प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो जो है जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को तभी वो जो है इनमें से कोई भी एक इमरजेंसी लगाएंगे। क्योंकि हुआ क्या था 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जैसे अभी अगर हम देखते हैं मान लो नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक है और रविशंकर प्रसाद है, तो और निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल जी है, तो ये जो उनके क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनसे जो 1975 की जो इंटरनल इमरजेंसी थी उसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इनसे बिना राय मांगे डायरेक्ट जो फकरी वालिदैन अहमद जो उस टाइम राष्ट्रपति थे उनको ही बोला जी आप जो ना ये लगा दीजिए, नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए देश के अंदर। बोला क्यों? बोला ना इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है। हालांकि ये सारा डिस्कस करेंगे अभी हम इमरजेंसी वाले चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पे क्या हुआ, इलीगली, मतलब जिसका कोई तुक ही नहीं बना। हालांकि जो इनके खुद के मंत्री थे इंदिरा गांधी जी के, उनको ये नहीं पता था कि इमरजेंसी लग चुकी है। उन्होंने खुद जो है डिक्लेयर किया था रेडियो पे, तब जाके ना लोगों को पता चला अच्छा आपातकाल लग गया है। और फिर बाद में इन्होंने मीटिंग करी अपने मिनिस्टर्स के साथ और उन्होंने बोला कि ना राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया है। क्लियर? तो यहाँ से जो हुआ 1944 अमेंडमेंट ये सारा चेंज कर दिया कि ऐसे तो भाई जो प्रधानमंत्री है वो डिक्टेटर भी तो बन सकता है ना। कितना टाइम लगता है डिक्टेटर बनने में एक व्यक्ति को? यही तो उन्होंने किया था। किसने? जर्मनी के जो हिटलर थे, सारी पावर जो उन्होंने अपने पास रख ली थी और बाद में क्या बोला कि अब से जो मैं बोलूँगा वही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। देखिए जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है आपकी, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा टाइम आ जाए, फाइनेंशियल पावर नॉट फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो अभी मैंने बताया ना इसलिए वही दिमाग में रह गया। देखिए फाइनेंशियल पावर कौन सी होती है प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट मान लीजिए अगर इन केस जब मनी बिल होता है, ठीक है, जब हम देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर उसमें बिल्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। तो इसमें ना प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, वो एडवाइस करें कि आपको मनी बिल लेके आना है या नहीं लेके आना है। तो जो आपकी पार्लियामेंट है यानी लोकसभा जब मनी बिल लेके आती है, किसकी रिकमेंडेशन पे लेके आती है? वो लेके आती है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, जो राष्ट्रपति है उनकी सलाह पे, उनकी सलाह के बिना वो नहीं लेके आएंगे। नंबर 1 ये तो है इनकी क्या फाइनेंशियल पावर। उसके बाद एक पावर और है, जितने भी मिनिस्ट्री है जब बजट बनता है तो एक ना आपने सुना होगा डिमांड फॉर ग्रांट। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है उसमें हर मिनिस्ट्री क्या होती है, अपनी ना एक डिमांड रखती है कि हमें इतना पैसा चाहिए बजट में, इतना पैसा। रेलवे मिनिस्ट्री बोलेगी मुझे इतना पैसा चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री, ये सारे ना अपने एक डिमांड भेजते हैं। तो वो जो डिमांड ऑफ ग्रांट है वो भी जो है राष्ट्रपति की परमिशन के बिना आप नहीं मांग सकते हो। ठीक है, तो ये जो है सारे फाइनेंशियल मैटर है। दूसरा, उसके बाद एक आता है कि अगर मान लीजिए एक फंड आता है, दो तरीके के फंड होते हैं, एक होता है कंटीजेंसी फंड और एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो पार्लियामेंट के नीचे होता है, वो उसकी देखरेख करती है। एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि आपातकाल की सिचुएशन में यूज करते हैं। मान लो देश में बाढ़ आ गई तो उसको जो उसमें जो पैसे होते हैं, मनी जो उसमें पड़ी है, उसको जो है प्रेसिडेंट यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू अपनी फाइनेंशियल पावर के तहत। हालांकि प्रेसिडेंट यूज नहीं करता है, प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं वो उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस क्या कर लिया है, 7 टाइप्स के जो फंक्शंस हैं उनकी इंपॉर्टेंट पावर्स है, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले कौन सी थी? एग्जीक्यूटिव। सेकंड नंबर पे लेजिस्लेटिव, देन जुडिशियल, देन उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी? डिप्लोमेटिक, फिर मिलिट्री, उसके बाद फिर हमने पढ़ी थी इमरजेंसी और देन लास्ट में फाइनेंशियल पावर। यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे कोई डाउट है? चलिए अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो है कौन सा? वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए वीटो जो है ये क्या होती है? एक खास तरीके का यंत्र है हमारे राष्ट्रपति के पास। यंत्र, जी हाँ यंत्र ही है एक तरीके से। अब यंत्र कैसा है वो देखते हैं अभी। देखिए आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूं, बाद में इसके ऊपर आएंगे। आपने अपने फादर से कोई परमिशन मांगी कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, आपके पापा ने बोला ओके मिल जाएगा। उसके बाद आप गए मम्मा के पास, ठीक है, वही डिमांड लेके कि मम्मा पापा से तो पूछ लिया, आप और बता दो, आप और परमिशन दे दो प्लीज़। अब यहाँ पे क्या होगा?
मम्मा को मान के चलो प्रेजेंट है, मम्मा ने बोला गेट आउट, पहले पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मम्मा ने साफ मना कर दिया, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, मम्मा जो है आपको बोलेगी ठीक है मैं परमिशन तो दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये काम करके दो, यानी कि कुछ आपको रिकमेंडेशन देंगे कि ऐसे ऐसा करो तब मैं आपको परमिशन दूंगी। पहली कंडीशन क्या थी, साफ मना कर दें, नहीं नहीं आपको मैं परमिशन नहीं दे रही। सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपको जो बोले कि ठीक है मैं परमिशन तो दूंगी लेकिन पहले आप मुझे ये करके दिखाओ। तीसरा, ना हाँ करे मम्मा और ना करे, कि ना तो मैं परमिशन दे रही हूँ ना कई बार होता है ना कि मम्मा उदास होते हैं, काम में बिजी होते हैं, नहीं ध्यान रहता, हाँ क्या है ठीक है मैं देखती हूँ, ऐसे बोल के और साइड कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, यही सेम हमारे होता है बिल के साथ, ठीक है। जो बिल होता है ना पार्लियामेंट में पास होता है, पहले बिल जाता है एक हाउस में, मान लो लोकसभा में आया तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से वो प्रेसिडेंट के पास। अब मैं बात कर रहा हूँ जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो आपको जो मैंने एग्जांपल दिया वो माइंड में रखना। पहली कंडीशन, जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल गया तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ही मे गिव एसेंट, वो अपनी मंजूरी दे देंगे। और ये बात किसके तहत आती है, जो इनकी अंडर आर्टिकल 111, जब आर्टिकल 111 किससे डील करता है, आपका मनी बिल से, ठीक है। तो मनी बिल के केस में नहीं होगा ये आपको याद रखना। जो मैं आपको एक बिल की जो बात बता रहा हूँ, एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल के लिए थोड़े अलग वो होंगे, उसको भी मैं साथ के साथ बता दूंगा। तो ये मैं बिल बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो आपके ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मनी बिल की नहीं है। मनी बिल थोड़ा एक अलग तरीके का यंत्र है, उसको भी बताएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, ही में गिव एसेंट, यानी कि वो जैसे मम्मा जो है पहली बार में बोलते चलो ठीक है, हाँ ठीक है कर लो, आपको परमिशन मिल गई। सेकंड, ही में विद होल्ड एसेंट, परमिशन देने से मना कर दें, साफ साफ नहीं देनी मैं, जाओ भाग जाओ। तीसरा, ही में रिटर्न द बिल विद सम रिकमेंडेशन, ठीक है, विद सम रिकमेंडेशन। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था, आप मम्मा के पास गए, मम्मा परमिशन चाहिए, ठीक है बेटा जाओ। फर्स्ट कंडीशन कि प्रेसिडेंट ने आपको बिल, आपके पास प्रेसिडेंट, आपने प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा और प्रेसिडेंट ने फर्स्ट इंस्टेंस में साइन किए और बोला ठीक है जाओ, एक्ट बन गया। सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि अगर वो चाहे तो उसको परमिशन ना भी दे, जैसे मम्मा ने साफ मना कर दिया था। तो कंडीशन नंबर सेकंड ये बोलते हैं कि वो चाहे तो उनकी मर्जी है, वो मना कर दे डायरेक्ट कि नहीं दे रही मैं परमिशन। थर्ड कंडीशन ये बोलती है जब मम्मा ने एक कंडीशन दे दी कि पहले आप ये काम करो तब परमिशन दे दूंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न द बिल विद सम रिकमेंडेशन, कि आपको पहले ये जो इसमें त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको पूरी करो, उसके बाद देखता हूँ मैं इस बिल को करना क्या है। क्लियर है, ये कंडीशंस होती है। अब यहाँ पे देखिए जो मनी बिल होता है वो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा उसके लिए, ये वाला पॉइंट, क्योंकि मनी बिल जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही आता है, तो वो इसको वापस नहीं भेजेगा, या तो वो जो परमिशन है दे देगा राष्ट्रपति या नहीं देगा, यही दो ही काम हो सकते हैं, बट ये थर्ड पॉइंट नहीं फॉलो करेगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, ठीक है, जो संविधान को अमेंड करते हैं, उसके लिए कोई बिल आया है तो प्रेसिडेंट को ये इसी फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करना होगा, परमिशन देनी होगी, मना नहीं करेगा और ना ही रिटर्न करेगा। क्लियर, हाँ रिटर्न कर सकता है बट अगली बार मान लो बिल दोबारा आ गया तो उसको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला जो है वैलिड नहीं होगा, इसमें जो संविधान को संशोधन करते हैं उसको। उसके बाद एक चीज़ आपको जो मैंने ऑर्डिनेंस बताया था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, उसमें आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा, है ना, ऑर्डिनेंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि पार्लियामेंट में दोबारा इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ताकि इन केस अगर मान लो आपको कभी इस लेक्चर को देख रहे हो, उस लेक्चर को देखने में टाइम ना मिले आपको, तो आपको याद रहे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो वीटो पावर है वो कितने टाइप्स की होती है। ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि आपको जो वीटो है यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी वीटोज है, कौन सी यूज की जाती है, कब कब। देखिए सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट वीटो।
सेकंड नंबर पे आती है सस्पेंसिव वीटो। थर्ड नंबर पे आती है आपकी एब्सोल्यूट सस्पेंसिव और क्वालिफाइड वीटो। फोर्थ नंबर पे आती है आपकी एब्सोल्यूट सस्पेंसिव क्वालिफाइड, और एक और रहेगी है, वो कौन सी है, हाँ पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स की वीटो होती है। अब ये एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, ये एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी कि कोई चीज़ आपके पास पूरी तरीके से है। बिफोर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं एक बार पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, एब्सोल्यूट वीटो को। नाम से पता चला एब्सोल्यूट, क्या है एब्सोल्यूट। मान लीजिए जो मैंने आपको अभी ये बिल की कंडीशंस बताई थी, बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने जो है साफ जो है मना कर दिया कि मैं इसको जो है अपने मंजूरी नहीं दे रहा, परमिशन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट वीटो है। तो जो मैंने मना किया कि मैं आपको जो परमिशन नहीं दे रहा, वो किसके तहत किया उसने, एब्सोल्यूट वीटो। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये हमारे प्रेसिडेंट के पास है या नहीं है। सो यू विल से कि सर है, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कंडीशंस के साथ, मॉम वाली कंडीशन याद रखना, आपको बिल की कंडीशन भी याद रह जाएगी, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रपति के पास ये वाली जो पावर है वो है। अब बात आती है कि वो जो ये वीटो है कब कब यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए या तो जो बिल है किसने इंट्रोड्यूस किया है, प्राइवेट मेंबर ने। प्राइवेट मेंबर कौन होता है, कोई भी एमपी, ठीक है, याद रखना कोई भी एमपी जो कि गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट मेंबर बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की पार्टी है, उसके अंदर अब 303 अगर एमपी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे मिनिस्टर हैं, उनमें से हो सकता है 50-60 जो है मिनिस्टर है, उनके अलावा जो बच गए वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके प्राइवेट मेंबर। ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज हैं वो भी क्या कहलाएंगे, प्राइवेट मेंबर। आपको ये याद रखना है, मेंबर अदर देन द मिनिस्टर, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइवेट मेंबर। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है तो प्रेसिडेंट जो है उस पर एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है। क्लियर। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी, वैसे अगर देखते हैं ऑर्डिनरी बिल्स आता है तो उसमें भी जो है प्रेसिडेंट यूज कर सकता है एब्सोल्यूट वीटो, मना कर सकता है। दूसरा, नेक्स्ट और कब यूज कर सकता है, जब पार्लियामेंट के अंदर अगर मान लीजिए बिल पास हुआ, लेकिन बिल पास होने के बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास गया, उसके बाद जो है जो आपकी लोकसभा वो डिसॉल्व हो गई, हाउस जो है वो डिसॉल्व हो गया, इलेक्शन आने, तो प्रेसिडेंट जो है इसको मना कर सकता है, ठीक है, ये तब यूज हो सकती है। अब आता है नेक्स्ट आपका सस्पेंसिव वीटो। देखिए सस्पेंसिव वीटो जो है, इसमें क्या होता है, सस्पेंसिव यानी कि सस्पेंड थोड़े टाइम के लिए, जैसे होता है ना कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं कि फलाने जो इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो ऐसे ही जो है बिल को सस्पेंड किया जाएगा थोड़े टाइम के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है बिल को एक्सेंट नहीं देते, फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार में मंजूरी नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं उस हाउस के पास जिससे उनके पास आया है। अब मान लीजिए राज्यसभा से आया या लोकसभा से आया, तो वो उनके हाउस में चला जाएगा। अब वहां पे क्या होगा, प्रेसिडेंट या तो अपना कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं या बोलेंगे भी आप इसको दोबारा से इस पर विचार कीजिए। मान लीजिए उस हाउस ने जिससे वो पास होकर आया था, उन्होंने वो सेम बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट यानी कि बिना चेंजेस किए, विदाउट एनी चेंजेस उसको पास कर देता है दोबारा से उसी मेजोरिटी से जिससे पहले पास हुआ था। तो अब क्या होगा, प्रेसिडेंट को ये जो है अपना बिल पास करना ही पड़ेगा। लेकिन सस्पेंसिव वीटो मैंने क्यों बोला था, फर्स्ट इंस्टेंस में उसने पास नहीं किया प्रेसिडेंट ने, हो सकता है दोबारा वापस आए तब उनको करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये होती है सस्पेंसिव वीटो। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये इंडियन प्रेसिडेंट इसको यूज करते हैं, सोच के देखिए। एब्सोल्यूट तो यूज करते हैं, आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था। सस्पेंसिव बताइए यूज करते हैं। अगर आपको याद हो थर्ड जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी उस बिल के अंदर, तो उसमें आप बोलेंगे सर सस्पेंसिव वीटो ही तो यूज हो रही थी कि जब मॉम ने कंडीशन क्या दी थी, ठीक है मैं आपको परमिशन दूंगी लेकिन ये काम करो पहले। तो सस्पेंसिव वीटो में यही तो होता है, प्रेसिडेंट पहली बार में मंजूरी नहीं देते, बोलते कि पहले ये रिकमेंडेशन है मेरे, इसको पूरा करो।
अब हाउस में वो बिल आता है, बिना चेंजेस के उसको पास कर देते हैं और उसी मेजोरिटी से जिससे वो पहले पास हुआ था। तो सस्पेंसिव वीटो अब क्या बोलती है कि अब आप इसको दोबारा सस्पेंड नहीं करेंगे, अब आपको पास करना होगा। क्लियर? सस्पेंसिव वीटो आपने कब यूज़ की? जब आपने पहली बार इसको बिल आपके पास आया। तो ये दो तो जो है हमारे प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं। थर्ड आती है क्वालिफाइड वीटो। अब देखिए क्वालिफाइड वीटो जो है ये क्या होती है? अगेन बिल प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट के पास क्या है, उन्होंने क्या बोला कि मैं इसको जो है आपको रिकमेंडेशन देने के लिए वापस भेजता हूं, आप जो इसमें ये चेंजेस करें। प्रेसिडेंट अपने रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन अब यहां पे क्या होता है क्वालिफाइड के अंदर, जिस हाउस में वो गया वो हाउस उसको और हायर मेजोरिटी से पास करेगा। हालांकि जो राष्ट्रपति ने सजेशन दिए थे वो जरूरी नहीं है कि वो माने जाएं, ठीक है, लेकिन जिस हाउस को उन्होंने भेजा है उस हाउस में वो हायर मेजोरिटी से पास हो गया, ठीक है। यानी कि जो इनकी रिकमेंडेशन थी हाउस ने क्या करा, उसको ओवरराइड कर दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, यहां पे हम देखेंगे कि इसने क्या कर दिया, हाउस ने क्वालिफाई कर दिया कि अब आप इसको पास करेंगे ही करेंगे। क्लियर? अब आपकी ये पे क्योंकि हमने और हायर मेजोरिटी से पास कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको जो राष्ट्रपति है वो पास करेंगे ही करेंगे। तो अब मुझे आप बताइए क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है? सोचे, वो 3 कंडीशन याद रखिए। मैंने आपको कहीं पे ऐसा कोई कंडीशन बताई थी? नहीं बताई थी। तो इट मीन्स ये नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट हमारे यूज़ नहीं करते। ये फिर यूज़ कहाँ होती है? ये यूज़ होती है अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो यूज़ करते हैं क्वालिफाइड वीटो। हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। हमारे राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है, पॉकेट वीटो अब आप खुद बताएंगे मुझे है कि नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वालिफाइड में क्या होता है, मान लीजिए 10 बंदों ने मिलके बिल पास किया और राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने बोला ये रिकमेंडेशन इसको पास करो। अब 10 की बजाय 100 बंदों ने और हायर मेजोरिटी से वो पास हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, क्वालिफाइड वीटो। बट हमारे पास नहीं है, याद रखना है, पूछा जा सकता है कौन सी है कौन सी नहीं है। अब बात करते हैं पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो नाम से क्या पता चल रहा है, पॉकेट यानी जेब। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या होता है, बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास आया। अब प्रेसिडेंट मान रहे हैं कि यार समर वेकेशन चल रही है, तुम यार एंजॉय करने दो मुझे छुट्टियों को, ठीक है, बाद में देखता हूँ, रखो इसको थोड़ी देर मेरे बेंच पे रख दो, मैं आके देखूंगा। सेक्रेटरी को बोलो रख देगा मेरे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ना तो हाँ कर रहे हैं ना बोल रहे हैं। जैसे मॉम थी, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी ना, तो उसमें क्या था, मम्मा ना तो हाँ बोल रही हैं कि मैं आपको परमिशन दूंगी और ना बोल रहे हैं, तो वो क्या थी, पॉकेट वीटो थी मॉम की। तो सिमिलरली जो प्रेसिडेंट है उनके पास भी जो है पॉकेट वीटो होती है, हमारे जो राष्ट्रपति है उनके पास। तो 3 वीटो जो है हमारे राष्ट्रपति यूज करते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। क्वालिफाइड नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब पॉकेट वीटो में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट नहीं दी गई है, यानी कि कोई दिन नहीं बताया कितने दिन के अंदर अंदर आपको परमिशन देनी है अगर आपके पास कोई बिल आता है। लेकिन यूएस के अंदर क्या है, 10 डेज की लिमिट है। राष्ट्रपति जो है उसके पास बिल आया साइन करने के लिए, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर अपना आंसर देगा, नहीं देता है तो वो मान देगा वो बिल पास हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 10 दिन, 1 साल, 2 साल, कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, ये बोला जाता है द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज लार्जर देन द यूएस प्रेसिडेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति की जो जेब है, पॉकेट है, वो ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू द यूएस प्रेसिडेंट। क्यों भाई, वो 10 दिन के अंदर उसको आंसर देना होता है, नहीं तो खत्म है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर 10 दिन के बाद। लेकिन यहाँ पे शहंशाह 10 दिन क्या, मैं 10 साल तक नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारी वीटो पावर, जिसको आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखें 3 वीटो पावर है हमारे पास, हमारे राष्ट्रपति के पास, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। क्वालिफाइड नहीं है। दोनों इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब एक बात आती है कि जो प्रेसिडेंट है, ये तो मैंने आपको बात बताई थी पार्लियामेंट की बात, क्या स्टेट जो कानून बनाता है क्या प्रेसिडेंट उस पर भी वीटो लगा सकता है? सो द आंसर इज यस। कैसे, देखिए स्टेट में जैसे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कौन इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट, उनके साइन के बिना एक्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली स्टेट के अंदर गवर्नर के साइन के बिना जो है बिल, कानून नहीं बनेगा। गवर्नर वो अगर साइन करेंगे तो कानून बन जाएगा। अब गवर्नर के पास आर्टिकल नंबर 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास क्या है कि वो
सिमिलरली जो यहाँ प्रेसिडेंट काम कर रहा है, सिमिलरली वो काम गवर्नर स्टेट के लिए करता है। क्या? या तो वो बिल को मंजूरी देंगे पहली इंस्टेंट में, या नहीं देंगे। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तीसरा, देंगे बट कुछ रिकमेंडेशंस के लिए। या फिर चौथी कंडीशन एक और है, वो ये कि वो जो बिल गवर्नर के पास आया है उसको वो क्या करेंगे, रिजर्व कर लेंगे। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, कि राष्ट्रपति के पास मैं इसको भेजूंगा, उनकी क्या राय है मैं वो देखता हूं। तो ये एक कंडीशन अलग आई थी गवर्नर के केस में। अब जैसे ही ये कंडीशन गवर्नर वाली आती है किसके पास, जब गवर्नर रिजर्व कर लेते किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, सिमिलरली राष्ट्रपति के पास भी वही सारे फंक्शंस हैं, या तो वो उसको मंजूरी दे देंगे या नहीं देंगे, या फिर उसको रिकमेंडेशन के लिए दोबारा स्टेट को भेज देंगे। अब इन केस मान लीजिए स्टेट ने दोबारा से पास कर दिया और गवर्नर ने दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति में याद रखना संविधान के द्वारा कोई बाध्य नहीं है, कोई उनके पास बाउंडेशन नहीं है कि आपको पास करना ही करना है, मना कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट की स्टेट के कंटेक्स्ट में वो ज्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, यूनियन गवर्नमेंट ने अगर बिल पास कर दिया दोबारा तो वो प्रेसिडेंट को आपको जो है उसको मंजूरी देनी ही देनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने रिकमेंडेशन दी और वो रिकमेंडेशन उन्होंने मान भी ली स्टेट ने और दोबारा प्रेसिडेंट के लिए वापस भेजा साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेट की कोई वो नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी। चलिए अब हम करेंगे क्या, जो हमने डिस्कस किया था पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उससे पहले मैंने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको बता दिया है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या होता है, आर्टिकल 123 के तहत जो है आपके प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास करते हैं जब दोनों सदन या तो हाउस उसमें वर्किंग में ना हो या कोई एक सदन ना हो, क्योंकि आपको पता है दोनों सदन मिलके ही कानून बना सकते हैं, एक सदन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके बाद अब आते हैं हमारा पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर क्या होता है, क्षमा करने की ताकत। देखिए पहले मैं इसको एरेज कर दूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ लिखूं, यहाँ ठीक है ना, विजिबल है ना आपको। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्षमा याचना की पावर, उनको क्षमा देने की भी ताकत मिली हुई प्रेसिडेंट को। अब बात आती है कि ये जो है एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव पावर क्यों दी गई है। देखिए आपको पता होना चाहिए जो जुडिशरी है कहीं ना कहीं एरर ऑफ लॉ उनसे भी हो सकता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक लास्ट जो कन्विक्ट है, जो बंदा गुनाहगार है, उनको मौका दिया गया है, अगर वो चाहे तो, अगर वो चाहते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम इंप्रूव करना चाहते हैं, या उनको लगे यार ये तो गलती मैंने की ही नहीं लेकिन जुडिशरी से भी गलती हो गई और मेरे पास जो है पैसे नहीं है या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव इतना अच्छा नहीं मिला मुझे लॉयर, और मैं जो है इस सजा को भुगत रहा हूँ, तो ऐसी गलती से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। स्टेट के अंदर गवर्नर को भी मिली है, लेकिन गवर्नर को जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर नहीं है, याद रखना है आपको। ठीक है, उनको जो पावर मिली है वो भी डिस्कस करेंगे जब गवर्नर का करेंगे उसमें। अभी हम सिर्फ प्रेसिडेंट को देखते हैं। देखिए प्रेसिडेंट को जो पावर मिली है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले पार्डन, यानी कि वो समाई कर सकते हैं पूरी तरीके से, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, रिप्राइव, और उसके बाद आपका आता है रेमिशन। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका आता है पार्डन, पार्डन के बाद आता है कम्यूट। ठीक है, फिर आता है रिस्पाइट, रिप्राइव और रिमिशन, तो कितने होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी पार्डनिंग पावर है। देखिए पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है कि वो बिल्कुल ही खत्म कर दे उनकी सजा, समाज बिल्कुल तरीके से उसको माफ कर दे। अब इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी गई है, ठीक है, मर्डर के केस में उनको डेथ सेंटेंस दी गई है। हालांकि डेथ सेंटेंस जल्दी से नहीं मिलती, बट रेयर केसेस होते हैं, बड़े वेरी रेयर केसेस, पर मान लीजिए उनको डेथ सेंटेंस मिली किसी व्यक्ति को। अब
पार्डन पावर की तरह क्या होगा, प्रेसिडेंट जो उनकी डेथ सेंटेंस है उसको तो खत्म करेंगे ही करेंगे, साथ में जो उनका गुनाह था वो बिल्कुल माफ हो जाएगा। आपको जो सजा मिली है वो भी खत्म, और आपको जो चार्जेस लगे थे उससे भी फ्री। आप फ्यूचर में जो है आप पे कोई जो है कहते हैं ना कि दाग लग जाता है, अब वो आप उससे साफ हो चुके हो। तो ये होती है पार्डनिंग पावर। क्लियर। और जो पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट देते हैं वो जो है कोर्ट मार्शल जो होते हैं हमारे मिलिट्री कोर्ट्स, उनके द्वारा जो अगर कोई भी सजा दी गई है उसमें भी प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, याद रखना। लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। कम्यूट में क्या होता है, कम्यूट में आपको पता चल रहा है, इसमें क्या होता है कि वो एक सजा को दूसरी सजा में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या मिला है, लेट्स से 14 साल की सजा मिली है, तो वो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे किसमें, 6 साल की सजा में। यानी कि रिग्रेस जो पनिशमेंट होती है उसको एक लाइटर पनिशमेंट में चेंज कर देंगे, कम्यूट कर देंगे। ठीक है। तो मान लीजिए 14 साल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 5 साल में, यानी एक सजा को दूसरी सजा से रिप्लेस कर दिया, कम कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद आता है आपका रिस्पाइट। इसमें क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना होता है कि कुछ खास कंडीशंस की, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई हैंडीकैप पर्सन है, ठीक है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, उसको अगर आप लंबी सेंटेंस दे दोगे कि कोई ज़्यादा बड़ी सज़ा मिल गई तो आप उसकी सेंटेंस को कम कर दोगे। रिस्पाइट में क्या होता है, कंडीशंस आप देखते हो व्यक्ति की कंडीशन कैसी है। अगर वो महिला है तो वो अगर प्रेग्नेंट है या फिर वो हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबल पर्सन है तो उसके कंडीशन में उसकी जो सज़ा है आप उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेमिशन। रेमिशन आपको याद हो तो अगर जब हम छोटे बच्चे थे तब हम ना एक चीज़ करते थे, अभी तो मुझे नहीं ध्यान बच्चों को करवाते कि नहीं करवाते, लेकिन उस टाइम पे एक लेटर जरूर लिखवाते थे। लेटर क्या होता था बच्चों, लेटर लिखना है आपको, रेमिशन ऑफ फीस टू द प्रिंसिपल, फीस माफ़ी के लिए पत्र लिखो, किसको, प्रधानाचार्य को। याद आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता था, हम माफ़ी करवाते थे, कम करवाते थे। मान लीजिए मेरी फीस 10,000 रुपये है, प्रिंसिपल सर को बोलता सर मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी ऐसे करते हैं ये वो, तो आप मेरी फीस माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो फीस क्या होती है 10,000 से 2,000 5,000 कुछ भी जो कम करवा देते थे। तो इसमें क्या होगा, अगेन मान लीजिए 1 साल की सज़ा मुझे मिली है, 1 साल की, मान लो जिस व्यक्ति को भी कैद हुई है, मुझे क्यों मिलेगी मैंने कोई गलत काम किया है, ठीक है। तो 1 साल की अगर व्यक्ति को कोई किसी को कैद हुई है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, उसको 6 ईयर्स कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर है। अब आता है एक लास्ट बचता है, वो क्या है, रिप्राइव। ये क्या होता है, देखिए रिप्राइव में क्या होता है, आपको कोई सेंटेंस हुई है, मतलब कोई भी मान लो सज़ा मिली है, तो वहाँ पे उसको जब तक कि कोई आप पे केस चल रहा है, ठीक है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और मान लो आपको डेथ सेंटेंस भी दे दी गई है एक केस में और एक में आपका केस मुकदमा चल रहा है, और आपने साथ में क्या हुआ, प्रेसिडेंट को गुहार लगा दी कि मुझे जो है ना आप माफ़ कर दीजिए, तो जब तक प्रेसिडेंट कोई निर्णय ना ले जाए तो आपकी वो डेथ सेंटेंस पे स्टे लग जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, सिर्फ रोक लगेगी जब तक कि कोई सुनवाई ना हो जाए। जो आपने ये चीज़ें जो आपने उनको रिक्वेस्ट डाली उसके ऊपर कोई सुनवाई ना हो जाए। ये है हमारी क्या, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें पार्डन, कम्यूट, रिस्पाइट, रिप्राइव, रेमिशन, ये 5 तरीके की जो उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं। आपको ये याद रखना है किस आर्टिकल के तहत वो यूज़ करते हैं। आर्टिकल नंबर, ये जो पार्डनिंग पावर है 72, गवर्नर के पास होती है आर्टिकल 161 के तहत। हालांकि गवर्नर करेंगे उसमें और अच्छे से कर लेंगे। तो अभी एक बात बताइए, अब तक यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट का जो लेक्चर है, चैप्टर है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब देखिए जो प्रेसिडेंट हमने किया इसमें हमने 2 पार्ट्स में किया, क्योंकि ये जो था थोड़ा सा लेंथी था और इसको 2 ही पार्ट में करवाना मुझे बनता था। अगर मैं एक ही पार्ट में करवा देता वो लेक्चर आई थिंक 2.5 या 3 आवर्स का हो सकता था। तो मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में करवा देता हूँ ताकि अगर बच्चा जो है आराम से पढ़े। और अब देखिए धीरे धीरे जो है हमारी जो पेस अब धीरे धीरे स्पीड जो बढ़ती जाएगी लेक्चर्स की, तो अब आपको क्या है अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो मानसून आने वाला है तो मौसम जो है अभी इतनी गर्मी नहीं है, हाँ हालांकि थोड़ी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी तो है, लेकिन कुछ बनना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा, ये तो आपने सुना ही है, ठीक है। सो नो पेन नो गेन। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपको देता हूँ विराम और इस लेक्चर को अभी यही करता हूँ ख़त्म प्रेसिडेंट को। चलिए हमारे प्रेसिडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं एक दिन वो भी हमारे देश के क्या बने, भावी राष्ट्रपति बने, ठीक है। देखिए बन दे के क्या दिखा, सोचने को क्या है,
क्योंकि देखिए बड़े सपने देखोगे तो कहीं ना कहीं छोटे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी बड़ी चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं ना गोल, तो छोटी चीज़ें अपने आप मिलती जाती हैं आपको। अब आप रखोगे ही छोटी चीज़ में निशाना, तो बड़ी चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, क्लियर। तो ऑलवेज नज़र रखो ऊपर वाले गोल पे, छोटी चीज़ें अपने आप गोल पूरे होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशन लाइन्स के साथ, हालांकि मोटिवेशन तो क्या था इनमें, चलो जो भी है, इन्हीं के साथ मैं आपको करता हूँ अभी, आपको नहीं, लेक्चर को हम, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट मज़ेदार लेक्चर में। ये अभी मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी में, चलिए।